मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने मटके। अरे काकी, मटके लेने हैं क्या? अरे नहीं बेटा, अभी तो घर पर मटके रखे हुए हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मटके ले लो मटके, रंग बिरंगे और शुद्ध मिट्टी से बने मटके। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक केवल एक ही मटका बिका है। अब तो घर ही जाता हूँ। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मीरा भी मेरा इंतजार कर रही होगी। भोला एक कुम्हार था जो मेहनत करके मटके बनाता और उन्हें पूरे गांव में रोज बेचने आया करता था। भोला हर रोज की तरह आज भी मटके बेचने आया हुआ था, लेकिन आज भोला की थोड़ी भी कमाई नहीं हुई थी। इसलिए भोला दुखी मन से घर की ओर जा ही रहा था कि तभी भोला को पीछे से आवाज आई। अरे भोला, जरा ठहरो तो। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? अभी कुछ दिन बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उसके लिए मुझे कुछ मटके और कुछ बर्तन बनवाने थे। हाँ भाई, जरूर बना देंगे। तुम बस ये बताओ तुम्हें कब चाहिए। भाई 2-3 दिन तक बना देना। हाँ भाई, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। चलो ये तो अच्छा हुआ, कुछ काम तो आया। अब जल्दी से घर जाता हूँ। इतना कहकर भोला घर की ओर निकल जाता है। आ गए आप। आज तो आपने आने में देर ही कर दी। और ये क्या, आज आपके एक भी मटके नहीं बिके? हाँ भाग्यवान, आज तो कोई बिक्री नहीं हुई, लेकिन कृष्णा बाई की बेटी की शादी है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ मटके और कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने को बोला है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ भाग्यवान। चलिए, अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। भाग्यवान, मीरा कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। मीरा तो सो गई, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ भाग्यवान? कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दर्द था और मुझे बोल रही थी कि पिताजी के आने के बाद मुझे उठा देना। आप कहो तो उठा दूं? अरे नहीं भाग्यवान, उसे आराम करने दो। अब तुम जल्दी से खाना ले आओ, मुझे बहुत जोरों से। पिताजी, आज सुबह सुबह मटके बना रहे हो? हाँ बेटा, तुम्हारे कृष्णा काका के लिए ही बना रहा हूँ। 2 दिन में तैयार करने हैं सारे बर्तन। अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाकर सारे बर्तन समय से तैयार होंगे। हाँ पिताजी। ऐसे ही भोला दिन रात मटके बनाने में लगा रहता था और देखते ही देखते सब मटके और बर्तन तैयार हो जाते हैं। आ रहा हूँ। ठीक है जी, शाम को समय से लौट आइएगा। ठीक है भाग्यवान। इतना कहकर भोला कृष्णा के घर की ओर चला जाता है। रास्ते में भोला को प्यास लग जाती है। बहुत जोरों से प्यास लगी है।
ऐसा करता हूँ, नदी से पानी पी लेता हूँ। मंत्री जी, ये रास्ते में ठेला किसने लगाया हुआ है? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की? महाराज, मैं अभी वहां जाकर देखता हूँ। नहीं मंत्री जी, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ से उठाकर फेंक दो। जब सारे मटके टूट जाएंगे तब इसके मालिक को पता चलेगा। मगर महाराज, मंत्री जी, हमारे आदेश का अभी पालन किया जाए। मंत्री जैसे ही ठेले को गिराने लगता है तभी वहाँ भोला आ जाता है। महाराज, ऐसा अनर्थ ना कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। दया कीजिए महाराज, मैं बहुत गरीब कुम्हार हूँ। मिट्टी के बर्तन बनाकर ही मेरी रोजी रोटी चलती है। भोला राजा और मंत्री के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजा को भोला पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और मंत्री से बोलकर ठेले को नीचे गिरवा दिया और वहाँ से चले गए। अब मैं क्या करूं? अब मैं किशन को क्या जवाब दूंगा? मेरा इतना नुकसान हो गया, अब मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगा? हे ईश्वर, गरीबों के साथ ऐसा न्याय क्यों? भोला रोते हुए घर की ओर चला गया। सुनो जी, आज आप जल्दी आ गए, आखिर क्या बात है? आप कुछ उदास लग रहे हो। भाग्यवान, अनर्थ हो गया। राजा ने मेरे सारे बर्तन फेंक दिए। आप ये क्या कह रहे हो? आखिर राजा ने ऐसा क्यों किया? फिर भोला सुमित्रा और मीरा को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर मीरा और सुमित्रा बहुत उदास हो जाती हैं। तभी वहाँ कृष्णा आ जाता है। अरे भोला, क्या हुआ? आज तुम बर्तन लेके नहीं आए? भाई मुझे माफ कर दीजिए, वो सारे बर्तन तो टूट गए। भाई ऐसा मत बोलो, मेरी बेटी की शादी का सवाल है। अगर लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया तब मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी बिटिया आखिर मेरी भी तो बिटिया है। मैंने पूरी रात जागकर बर्तन और मटके बनाए थे। इतना कहकर भोला सारी बातें कृष्णा को बताता है। काका, आप गांव में किसी और से बर्तन खरीद लीजिए। हाँ बेटा, ऐसा ही करना पड़ेगा। चल भाई भोला, अब मैं चलता हूँ। पिताजी, राजा ने ये बहुत ही गलत किया। हमें राजा से इसका बदला लेना ही होगा। नहीं बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं पिताजी, अगर आज हम चुप रहे तो राजा कल ये सब किसी और गरीब के साथ करेगा। मंत्री जी, आज तो कोई शिकार नहीं मिला, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। ऐसा कहकर राजा एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहे होते हैं।
हे वत्स, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं यहाँ शिकार की तलाश में आया था, लेकिन आज कोई शिकार नहीं मिला। तुम्हें आज कोई शिकार नहीं मिलेगा। तुम्हारा यहाँ बैठना व्यर्थ है। तुम अपने महल जाओ। बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? वत्स, मैं भीमपुर राज्य का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ। मुझे आने वाले कल का पहले ही आभास हो जाता है। बाबा, अगर ऐसा है तो आप मेरा भविष्य देख कर बताइए। वत्स, तुम बहुत जल्द गरीब बन जाओगे। बाबा, आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वत्स, आज तक मेरी एक भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। मैंने वही बताया जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ये सब सुनकर राजा घबरा गए, क्योंकि उन्हें अपनी दौलत से बहुत प्यार था। बाबा, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। वत्स, इस समस्या का केवल एक ही समाधान है। तुम्हें आज सूरज ढलने से पहले विवाह करना होगा। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें इस समस्या से बचा सकती है। बाबा, आज ही विवाह? आप यह सब क्या कह रहे हो? बाबा, इतनी जल्दी हम अपने लिए कन्या कैसे ढूंढेंगे? तुम्हें यह सब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग्य ने तुम्हारे लिए कन्या ढूंढ रखी है। बाबा, आखिर कौन है वह कन्या? तुम जब भी महल के लिए निकलोगे, तुम्हें जो भी दयालु कन्या नजर आए, तुम उसी कन्या से विवाह कर लेना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और राजा और मंत्री भी महल के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी नजर मीरा पर पड़ती है, जो एक बूढ़ी औरत को सहारा दे रही थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। हे सुंदरी, तुम कौन हो? महाराज, मेरा नाम मीरा है। मैं इसी राज्य की रहने वाली हूँ। हे सुंदरी, मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो। महाराज, क्या हुआ? आप इस गरीब की झोपड़ी में जाकर क्या करेंगे? मुझे तुम्हारे माता पिता से कुछ बातें करनी है। महाराज, मैं एक अनाथ हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती हूँ। क्या तुम इस राज्य की रानी बनोगी? ये सुनकर मीरा बहुत खुश हो जाती है। महाराज, मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी? लेकिन आपको तो कोई भी राजकुमारी मिल जाएगी, मुझ जैसी गरीब लड़की ही क्यों? बस ये समझ लीजिए, ये हमें हमारे भाग्य ने मिलाया है। मैं तैयार हूँ महाराज। इतना कहकर राजा मीरा से विवाह कर लेते हैं और राजा मीरा से विवाह करके बहुत खुश थे। मीरा बहुत ही समझदार रानी थी। वक्त बीतने के साथ राजा ने अपने राजपाट के कार्यों में मीरा की सलाह लेना भी शुरू कर दिया। मीरा की दी गई सारी सलाह सही साबित होती थी। रानी, मेरे पास इतनी धन दौलत है कि मैं इस दुनिया को भी खरीद सकता हूँ। मैं सबसे धनवान राजा हूँ। महाराज, धन संपत्ति की शक्ति से ज्यादा बड़ी इस दुनिया में बुद्धि की शक्ति होती है। सबसे बड़ा खजाना अगर कोई है तो वो है अकल का खजाना।
जिसके बल पर दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। इंसान के पास अगर बुद्धि ना हो तो उसकी सारी धन दौलत यूं ही बर्बाद हो जाती है। राजा को रानी की इस बात पर क्रोध आ गया। रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत ही घमंड है। तुम बिना धन दौलत के सिर्फ अपनी बुद्धि के सहारे कैसे अपना जीवन चला सकोगी, यह मैं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम 3 महीने जंगल में रहो। तुम्हारी सेवा के लिए वहाँ पर सिर्फ एक दासी ही तुम्हारे साथ होगी। खर्च करने के लिए ना तो तुम्हें कोई पैसा मिलेगा और ना ही कोई दूसरा सामान। वहाँ सब तुम्हें अपनी बुद्धि से ही पैदा करना होगा। वहाँ जाने से पहले तुम्हें अपने शरीर पर पहने हुए सारे गहने भी उतारने होंगे। 3 महीने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास जंगल में आऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि धन दौलत बड़ी है या फिर बुद्धि। मीरा ने राजा की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं जंगल में जाने को तैयार हूँ। और फिर मीरा ने अपने सारे जेवर उतार कर राजा को दे दिए। कुछ देर के बाद ही मीरा अपनी सबसे भरोसेमंद दासी माला के साथ पैदल ही जंगल की तरफ चली गई। उन्हें चलते चलते एक दिन हो गया था। तभी उनकी नजर जंगल में बनी हुई एक कुटिया पर पड़ी। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो काफी दिनों से वहाँ पर कोई आया नहीं था। रानी साहिबा, मेरी समझ में एक बात अभी तक नहीं आई कि आखिर महाराज ने आपको यूं वनवास क्यों दे दिया। माला, महाराज को अपनी धन दौलत पर बहुत ही घमंड है और इस घमंड में चूर होने के कारण उन्होंने मुझे ये वनवास दे दिया है। वो तो सोच रहे होंगे कि बिना धन दिए मुझे यहाँ वन में भेजकर एक अच्छा सबक सिखाया है, लेकिन ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सबक तो वो मुझे नहीं बल्कि मैं उन्हें सिखाऊंगी। दासी ये सुनकर हैरान हुई और कहने लगी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी रानी साहिबा। फिर रानी ने सारी बातें अपनी दासी को विस्तार से बताई और बोली, माला, मैं महाराज को दिखा देना चाहती हूँ कि बुद्धि धन और दौलत से बड़ी होती है और तुम्हें इस काम में मेरी सहायता करनी होगी। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ महारानी। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तुम्हें कल ही एक आदमी का भेष बनाकर दरबार में जाना होगा और महाराज से वही कहना होगा जो मैं तुम्हें अब बताऊंगी। इसके बाद मीरा ने माला को अपनी सारी योजना समझा दी। अब हमें जंगल से कुछ फलों का प्रबंध करना होगा। 2 दिन से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। राजा को सबक सिखाने के लिए पहले हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इतना कहकर मीरा और माला दोनों जंगल में फल की तलाश में चली जाती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें फल दिखाई देते हैं और वो फलों को तोड़कर कुटिया में ले आती हैं। दूसरे ही दिन दासी माला ने एक पुरुष का वेश बनाया और सीधा राजा के दरबार में पहुंच गई और कहने लगी, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कल रात को एक चोर ने मेरे घर में चोरी करके मेरा सब कुछ चुरा लिया। ये सुनकर राजा हैरान हो गया। हमारे राज्य में चोरी
यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे राज्य में आज तक पहले कोई चोरी नहीं हुई थी, तो फिर ये तुम्हारे घर में चोरी करने की हिम्मत किसकी हो गई? महाराज, हमें नहीं मालूम ये सब किसने किया है, लेकिन वो चोर चोरी करने के बाद आपके नाम पर एक चिट्ठी मेरे खाली संदूक में छोड़कर गया है। ये कहते हुए उसने एक चिट्ठी राजा को थमा दी। राजा बड़ी हैरानी से उस चिट्ठी को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, राजा नीलचंद, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे खजाने को चुराने वाला हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो तू मुझे अपना खजाना चुराने से रोक कर दिखा। तुम्हारा शुभ चिंतक सातिर चोर। चिट्ठी पढ़ने के बाद राजा चौंक गए और उसी समय अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया, खजांची जी, सातिर चोर ने हमारा खजाना लूटने की धमकी दी है, इसलिए तुम खजाने की सुरक्षा का इंतजाम और भी ज्यादा कड़े कर दो, ताकि वह चोर अपने मकसद में कामयाब न हो सके। और इस आदमी के घर में चोर ने चोरी की है। तुम खजाने में से कुछ असरफिया इसे दे दो, ताकि इसके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। फिर खजांची के द्वारा दिए गए धन को लेकर दासी वापस रानी के पास कुटिया में आ गई। उसने वो धन की थैली रानी को देते हुए कहा, महाराज ने ये थैली मुझे हरजाने के तौर पर दी है। माला, इसमें से थोड़ा सा धन निकालकर उसका कुछ खाने का सामान ले आना और बाकी के धन से तुम 2 मजबूत घोड़े, 2 सैनिकों की पोशाक और कुछ बड़ी बड़ी बोरी लेकर आना। दासी उसी समय रानी के द्वारा बताया हुआ सामान लेकर आ गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उधर राजा ने चोरों के डर से खजांची और एक सैनिक को खजाने की देखभाल के लिए लगाया हुआ था। माला, अब जल्दी से ये पोशाक पहन लो और जो मैंने बोला है वही करना है। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ महारानी। अब क्योंकि रानी राजपाट के सभी कामों को संभालती थी, इसलिए उसे राजा की लिखावट की पूरी जानकारी थी। उसने राजा की लिखावट में खजांची के नाम पर एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी को उसने अपने पास रख लिया। उस रात वो दोनों सैनिकों की पोशाक पहनकर घोड़े पर सवार होकर राजा के महल की तरफ चल दी। वे दोनों पुरुष के भेष में थी। थोड़ी ही देर में उन दोनों के घोड़े एक बहुत बड़ी पहाड़ी के सामने जाकर रुके और अपने घोड़ों को उन्होंने एक पेड़ के साथ बांध दिया और फिर वो दोनों उस पहाड़ी में बने हुए खुफिया रास्ते में घुस गए। वो खुफिया रास्ता राजमहल की तरफ जाता था, क्योंकि रानी को महल के सभी खुफिया रास्तों के बारे में पूरी जानकारी थी। जल्दी ही वे दोनों महल के अंदर पहुंच गए। दोनों को महल के रास्तों की पूरी जानकारी थी, इसलिए बड़ी ही आसानी से वो दोनों खजाने वाले कमरे के बाहर जा पहुंची, जहां पर खजांची सैनिकों के साथ पहरा दे रहा था। रानी खजांची के पास पहुंची और कहने लगी, खजांची साहब, महाराज ने आपके नाम पर ये चिट्ठी दी है। खजांची ने वो चिट्ठी ली और उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, खजांची जी, पिछले काफी दिन से आप और आपके सैनिक दिन रात बड़ी मुस्तैदी से खजाने की पहरेदारी कर रहे हैं। इसलिए मैंने यह महसूस किया कि लगातार खजाने की पहरेदारी करने के कारण
आप और हमारे सैनिक थक गए होंगे और इसलिए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ कि तुम अपने सैनिक के साथ आराम करने के लिए अपने अपने घर चले जाओ और खजाने की पहरेदारी का काम चिट्ठी लेकर आने वाले इन दोनों सैनिकों, जिनके नाम मदन और श्याम है, इन दोनों को सौंप दो। इसके साथ ही जाते समय खजाने की चाबी इन दोनों सैनिकों को दे देना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैं खुद खजाने के निरीक्षण करने के लिए आने वाला हूँ। तुम्हारा राजा नीलचंद। चलो महाराज को हमारे ऊपर दया तो आई, वरना थकान के मारे सारा शरीर पूरी तरह से टूट गया था। इसके बाद वो खजांची मदन और श्यामू बने हुए रानी और दासी को खजाने की सुरक्षा का काम सौंपकर और उन्हें खजाने की चाबियां देकर अपने सैनिकों के साथ तुरंत वहां से चला गया। खजांची और सैनिकों के वहां से जाने के बाद रानी ने तुरंत खजाने का ताला खोला और वे दोनों खजाने वाले कमरे के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचकर दोनों ने अपने कपड़ों में छिपे हुए बड़ी बोरी को निकाला और उनमें खजाने की सारी दौलत भरने लगी। वो खजाने से भरी हुई उन बोरियों को कमरे से बाहर ले आई और फिर उन बोरियों को अपने कंधों पर रखकर वे दोनों वहां से चल पड़ी। फिर खुफिया रास्ते से होते हुए उन्होंने धीरे धीरे सारे खजाने को खाली कर दिया। अगले ही दिन जब सैनिक खजाने के दरवाजे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खजाने वाले कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। खजाना अंदर से खाली था। उन दोनों को वहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली, जिसे लेकर वो राजा के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज गजब हो गया, चोर खजाना लूटकर ले गया। आखिर यह कैसे हो गया? महाराज खजाना बिल्कुल खाली है, वहाँ पर हमें सिर्फ यह चिट्ठी मिली है जो आपके नाम लिखी गई है। महाराज हम आपका खजाना लूटकर ले जा रहे हैं। अब तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि हम कितने शातिर चोर हैं। अब आप हमें पकड़ कर दिखाओ तो जाने आपका शुभ चिंतक। चोर की चिट्ठी पढ़ने के बाद राजा ने आदेश दिया, खजांची को तुरंत मेरे सामने हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद खजांची राजा के सामने आ गए। मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? तुम्हारे रहते हुए खजाना लूट कैसे गया? खजाना लूट गया? क्षमा कीजिए महाराज, जब तक मैं अपने सैनिकों के साथ खजाने पर पहरा दे रहा था तब तक तो खजाना बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पर था। हो सकता है कि चोरों ने वह खजाना तब चोरी किया हो जब मेरी जगह पर मदन और श्याम पहरा दे रहे थे। क्या कहा? यह मदन और श्याम कौन है? आपने ही तो कल रात को उन दोनों को मेरे पास भेजा था। यह दोनों आपकी लिखी हुई चिट्ठी लेकर मेरे पास आए थे। ये सुनकर राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? मेरा लिखा हुआ पत्र? लेकिन मैंने तो कोई पत्र लिखकर किसी मदन और श्याम को नहीं दिया। जरा वह चिट्ठी मुझे तो दिखाओ। वो पत्र पढ़कर राजा बुरी तरह से चौंक गया। यह चिट्ठी तो मेरे लिखावट में लिखी हुई है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? खजांची हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। उस चोर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यह खबर पूरे राज्य में फैला दो। किसी को उस चोर का पता लगे तो तुरंत हमें सूचित करें। जल्दी ही खजाने की चोरी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। रानी साहिबा, मुझे खबर मिली है
कि महाराज पूरे राज्य में घूमकर चोर को पकड़ने वाले हैं। माला, तुम तो बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हो। आज की रात मुझे साधु का भेष बनाकर नगर में जाना होगा। इतना कहकर मीरा एक साधु का भेष बनाकर गांव में चली गई और एक पेड़ के नीचे ध्यान अवस्था में बैठ गई। राजा घोड़े पर सवार होकर नगर में चक्कर लगा रहे थे। तब राजा की नजर साधु बनी हुई रानी पर पड़ी। साधु महाराज, क्या तुमने इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा है? मैं तो ध्यान में डूबा हुआ था। अगर मेरे पास से कोई निकल भी गया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या बात है? साधु महाराज, मैं इस राज्य का राजा हूँ। इन दिनों हमारे राज्य में एक चोर ने सारा खजाना लूट लिया। हम उसी की खोज में यहाँ पर घूम रहे हैं। राजन, यह तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। खजाना खाली हो जाने पर आपका राजकाज कैसे चलेगा? राजन, आपको अपना खाली खजाना भरने के लिए प्रजा पर नए नए कर लगाने होंगे। उनसे ज्यादा लगान वसूलना होगा, तभी आपका खाली खजाना भर सकेगा। इसी बात को सोचकर मैं भी परेशान हूँ, लेकिन प्रजा पर नए नए कर लगाना ठीक होगा, क्योंकि हमारी प्रजा पर पहले से ही कई कर लग चुके हैं। राजन, अपनी प्रजा की भलाई के लिए आपको यह तो करना ही होगा। अगर किसी पड़ोसी देश के राजा को तनिक भी खबर मिल गई कि आपका खजाना खाली हो चुका है, तो वो इस समय आपके राज्य पर हमला बोल देगा। और इससे पहले कि ऐसा हो राजन, आपको अपनी प्रजा पर कर लगाकर अपना खजाना भर लेना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे आपकी सलाह पसंद आई। दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य की आम जनता की एक सभा बुलाई और घोषणा करते हुए कहने लगे, आप लोग तो जानते हैं कि चोर ने हमारे शाही खजाने को खाली कर दिया है, और खजाने को दोबारा से भरने के लिए मुझे आप लोगों पर नए नए कर लगाने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नए करों का अदा करने में कोई भी आनाकानी नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। राजा की घोषणा सुनते ही वहाँ पर उपस्थित लोगों में गुस्सा आ गया। महाराज, हम नए करों को किसी भी सूरत में अदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको खाली खजाना भरना है तो अपनी मेहनत से भरिए। अगर मैं जबरदस्ती इन पर लगाऊंगा तो निश्चित तौर पर ही यह लोग बगावत पर उतर आएंगे। चोर ने यह मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? इसी चिंता में 2 महीने गुजर गए, लेकिन राजा को अपने खाली खजाने को भरने का कोई उपाय नजर नहीं आया। मेरी रानी मीरा इन सभी कामों में बहुत ही होशियार थी। मेरे राजपाट के कामों में भी वह मेरा पूरा साथ देती थी। मुझे इस समस्या का समाधान अपनी रानी से पूछना होगा। पक्का वह मुझे कोई न कोई हल जरूर बताएगी। तभी राजा जंगल की ओर चल दिए। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। फिर उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ती है। राजा कुटिया के अंदर चले जाते हैं। तभी मीरा की नजर राजा पर पड़ती है। महाराज,
3 महीने होने में अभी समय है, आपको हमारी याद कैसे आ गई? रानी, हमारे खजाने को एक चोर ने लूट लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि खाली खजाने को कैसे भरा जाए। महाराज, इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मैं आपके खजाने को भर सकती हूँ। मीरा की ये बात सुनकर राजा चौंक गए और बोले, तुम भला खाली खजाने को कैसे भर सकती हो? रानी मीरा ने उसी समय राजा को कमरे में रखा हुआ सारा खजाना दिखा दिया। खजाने को देखकर राजा चौंक गए। महाराज, ये है वो खजाना जो चोरों ने लूटा था। ये सुनकर राजा हैरान हो गए। रानी, आप ये क्या कह रही हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये खजाना तुम्हारे पास कैसे आया? फिर रानी ने सारी बात राजा को बता दी। महाराज, दरअसल वो चोर मैं और मेरी दासी थे। आपने तो हमें गरीबी की हालत में महल से निकाल दिया था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से आपका खजाना आपसे ले लिया। लेकिन रानी, तुमने ये सब क्यों किया? महाराज, याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपने मेरे गरीब पिता के सारे बर्तन तोड़ दिए थे। मैं उसी गरीब कुम्हार की बेटी हूँ। आपके अहंकार ने आपको ये तक सोचने नहीं दिया कि वो एक गरीब की रोजी रोटी है। मैंने उसी दिन से आपको सबक सिखाने का सोच लिया था। उस दिन जंगल में जो आपको साधु मिला था, वो मेरे गरीब पिता थे, और कल जो आपको गांव में साधु मिले थे, वो मैं थी। राजा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और कहने लगा, रानी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे सबक सिखा दिया। मैं आज ही तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ और उनसे क्षमा मांगूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक तो मैं धन दौलत को ही सबसे बलवान समझता था, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि बुद्धि के आगे धन दौलत कोई चीज नहीं है। आदमी के अंदर अगर बुद्धि हो तो वह निर्धन से भी धनवान बन सकता है। राजा की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। महाराज, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब हमें महल चलना चाहिए और ये खजाना महल में सुरक्षित रखना चाहिए। इतना कहकर राजा मीरा और माला के साथ महल की ओर चले गए। राजा ने मीरा के माता पिता से माफी मांगी। अब राजा गरीबों की मदद करते थे।